एक नया प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में आपको हम बात कर लेते हैं। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट जेएस के ऊपर हम लोग इसको नेक्स्ट जेएस 14 के ऊपर इसको हम लोग ना डिप्लॉय करेंगे, और जिसमें हम लोग फ़ीचर का इस्तेमाल करेंगे सर्वर एक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऐप राउटर का इस्तेमाल करेंगे। ऐप राउटर एकदम लेटेस्ट फीचर है नेक्स्ट जेएस का, और रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसमें अच्छा यूआई बना सकें। हम लोग मंगो डीबी डेटाबेस के तौर पे यूज़ करेंगे, मंगूज़ ओआरएम के तौर पे यूज़ करेंगे, और इसके अलावा हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए नेक्स्ट ऑथ का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो एक सिंपल जो ऑथेंटिकेशन है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। गूगल से भी लॉगिन करने का काम करेंगे, एडमिन पैनल बनाएंगे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। एक कोचिंग के लिए एक वेबसाइट जो कि ना कोचिंग के पूरे फीचर को, जो कोचिंग के अंदर में एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसका पूरा ध्यान रखते हुए एक पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोजेक्ट, जिसका नाम मैंने रखा है कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमको सबसे पहले कमांड चलाना है npx create next ऐप, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं जो कि मैंने कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम नाम रखा है। मैं बस इसको एंटर कर रहा हूं और इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस शुरू करता हूं। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में, वो सारे मुझे जवाब देने हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूं, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है। मैंने टाइप स्क्रिप्ट नहीं लिया है और मैंने टेलविंड CSS का इस्तेमाल किया है। ऐप राउटर जो नेक्स्ट जेएस की तरफ से रिकमेंडेड है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। इसके बाद मैंने इसी प्रोजेक्ट को अभी यहाँ पर VS कोड में ले लिया है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे फाइल्स यहाँ पे आ गए हैं। मैं पूरी तरीके से ChatGPT का भी इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोडक्टिविटी करके दिखाऊँ। तो जो भी मैं काम करने वाला हूँ ChatGPT से वो थोड़ा करवाऊँगा ताकि मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकूँ। देखिए सबसे पहले ये है कि हमारा जो पूरा वेबसाइट है वो 3 पैनल में बनेगा। पहला वो पैनल जो पब्लिक को देखना है, होम पैनल। दूसरा वो पैनल जो स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद मिलेगा, और तीसरा वो जो कि टीचर या डायरेक्टर ऑफ कोचिंग सेंटर लॉगिन करेंगे उनको दिखेगा। तो तीनों पैनल को अलग अलग पैनल बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आपको यहाँ पे राउट ग्रुप्स बना लेने हैं। राउट ग्रुप बनने के लिए आपको छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो हम इसका नाम, ग्रुप का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रुप नाम राउट में नहीं आता है, मैं यहाँ पे सुपर एडमिन लिख देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नाम राउट में सुपर एडमिन हो गया, बस ये एक सुपर एडमिन ग्रुप बन गया। इसी तरीके से एक ग्रुप और बना लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट नाम से, मैंने इसको याद रखिएगा छोटी ब्रैकेट में घेरना होगा। ये मैं नेक्स्ट जेएस के ट्यूटोरियल में मैंने बता दिया। अगर आप लोगों ने ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको नेक्स्ट जेएस के पूरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप आराम से एक करके देख सकते हैं। और जो सबसे आखिरी है वो बेसिकली पब्लिक के लिए है, तो उसका नाम हम लोग पब्लिक रख सकते हैं, पब्लिक पैनल रख सकते हैं। कुछ भी लिख दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये राउट में कंसिडर नहीं होता है। तो ये देखो मेरे पास 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और जो बाहर का जो आप page.js और layout.js या CSS देख रहे हो ये सब अब पब्लिक पैनल का पार्ट है। तो आपको इसको उठा के ना पब्लिक के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो पब्लिक के अंदर में मैंने इस तीनों को पुट कर दिया, देखिए। तो अब आपका जो राउटिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊँ आपको तो npm और रन देव, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट का जो IP एड्रेस है वो ये है 3000। इसको मैं एक्सेस करूँगा और मेरा प्रोजेक्ट एज इट इज़ खुल देगा जैसे कोई इंस्टॉल करने के बाद खुलता है। देखिए तो एज इट इज़ खुल रहा है। इसका मतलब मेरा जो बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट का जो मेन पेज है वो मेरा होम पेज बन गया है, और वो उस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये मेरा पब्लिक पैनल, ये स्टूडेंट पैनल और ये सुपर एडमिन, ये तीनों पे मैं काम करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट अलग अलग पैनल के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनेगा,
जो कि रिएक्ट का कंपोनेंट होता है, इसलिए मैं पब्लिक के अंदर में एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना देता हूँ, या आप छोटा नाम यूआई भी यूज़ कर सकते हैं, यूआई यानी यूज़र इंटरफेस। अब जैसे मैं होम एडमिन बनाने वाला हूँ तो उसका नाम में मैं ऐसा कुछ नाम रखूँगा, होम हेडर, ठीक है, .jsx इस तरीके का। तो इससे मैं इस काम को है ना मैं यहाँ पर चैट जीटीपी से करवा देता हूँ। मैं करता हूँ कि राइट हेडर, राइट अ होम हेडर कंपोनेंट फॉर Next.js, ठीक है, फॉर कोचिंग वेबसाइट, ठीक है। अब मैं इतना करके छोड़ दूंगा तो वो मुझे एक पूरा लिख के दे देगा, और देख पा रहे हैं आपकी पूरा टेलविन से लिख के दिया है इसने। मैं कॉपी करूंगा बस सिंपली और इस जगह पे पेस्ट कर दूंगा। इसका नाम होम हेडर मैंने लिखवाया था तो ये वही नाम दिया, आप इसका होम हेडर को देख सकते हैं। अब मैं इस हेडर पेज को यानी होम हेडर पेज को किसी एक जगह पे लगा सकता हूँ, जैसे कि खास करके लोग लेआउट में लगाते हैं क्योंकि हर पेज में चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए चिल्ड्रन से पहले होम हेडर, ये मैं यहाँ इंपोर्ट कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे इस वेबसाइट में हेडर पेज आ जाएगा आपका, देखिए ऊपर में हेडर आ गया। तो ये काम हम चैट जीटीपी से करवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, ठीक है। और जो रेस्ट पार्ट है, मुझे नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है page.js के पास, तो वो मुझे एक्चुअली चाहिए नहीं अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट हीरो फॉर होम पेज एंड देखो वो एक बेसिक सा हीरो बना के मुझे दे देगा। हीरो बोलते हैं उस पहले एरिया को जो जस्ट हेडर के बाद एक डिस्प्ले के तौर पे काम आता है। इस कंपोनेंट का नाम हीरो रखेंगे, hero.jsx, ठीक है। और ये मैं देखो हीरो नाम से इंपोर्ट कर लिया। इसको भी मैं यहाँ यूज़ करूँगा, बट इस बार page.js में लाऊंगा क्योंकि ये हर पेज में नहीं चाहिए। तो जितना कुछ इसमें बना हुआ है पहले से उसको हटाकर सिंपली एक फ्रेगमेंटेशन डाल देते हैं क्योंकि फ्यूचर में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। और ये हीरो, ये देखिए ये इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब आप पेज को देखेंगे तो आपको देखिए कितना जल्दी बन गया। तो ये चैट जीटीपी की मदद से हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं और अपना काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे चैट जीटीपी बना के दे रहा है और मैं इसके बाद लिखता हूँ क्रिएट अबाउट एंड विजन सेक्शन फॉर होम पेज। तो वो मुझे समझ रहा है, मैं उससे चैट कर रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि वो मुझे क्या बना के दे रहा है, तो वो मुझे अलग अलग पेज बना के दे रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए ये अबाउट का पेज मुझे बना के दे दिया इसने, अबाउट और विज़न। और इसके लिए मैं कंपोनेंट अलग कर सकता हूँ और इसका नाम रखूँगा अबाउट vision.jsx और इसमें पेस्ट कर दिया। देखिए इसका नाम यही है। और page.js में मुझे हीरो के जस्ट नीचे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। इसको रिफ्रेश करके देख लीजिए, अबाउट और विज़न दोनों आ गया। तो ये बेसिकली इमेज के साथ है, तो इमेज को बाद में डाल देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जल्दी जल्दी और बाकी चीज़ें कर लेंगे। अब मुझे इसका एडमिन पैनल का भी काम करना है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्रिएट एडमिन पैनल हेडर। मैं इतना चैट कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ, वो एआई है, वो आराम से मुझे प्रोडक्टिविटी के तौर पे यूज़ करेगा। इससे किसी का जॉब नहीं जाता, ये प्रोडक्टिविटी की चीज़ है। आप पहले जब पैदल चलते थे तो आप लेट से पहुँचते थे, फिर बाद में आपने बाइक बना ली, कार बना ली, तो आपका काम आसान हो गया। इसी तरीके से एआई भी आपका काम को आसान करता है, इससे किसी का जॉब नहीं जाता है और ये बेसिकली आपके काम को बेस्ट कर सकता है, अच्छा कर सकता है। मैं सुपर एडमिन के अंदर आता हूँ और सुपर एडमिन के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहले फ़ोल्डर बनाऊंगा एडमिन नाम से, ताकि /admin करके इसको एक्सेस किया जाए। ये ध्यान रखने वाली बात है, बाहर में कोई भी नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस होगा और इसमें एडमिन फ़ोल्डर बनेगा। एडमिन फ़ोल्डर के अंदर मैं एक UI नाम का फ़ोल्डर बना लूँगा जो कि मेरा कंपोनेंट रखने की जगह होगी, और इसमें इसका नाम एडमिन हेडर रख लेंगे, एडमिन हेडर.jsx। और ये देखिए ये एडमिन पैनल हेडर है, तो बस मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने एक्चुअल में प्रॉम्प्ट में बताया नहीं था उसको कि क्या नाम रखना है, वो सब अपने हिस्सा रख लिया।
तो आप देख सकते हैं कि ये UI फोल्डर के अंदर में एक एडमिन हेडर बन गया। बट एडमिन के बाहर मुझे page.js बनाना होगा, जो कि इसका मेन पेज होगा जिसको हम एक्सेस करेंगे। तो बेसिकली है ये बन गया है। अब आप नोटिस करेंगे कि layout.js इसके पास नहीं है, तो ये अपने बाहर वाले का नहीं यूज़ करेगा क्योंकि वो अलग ही राउट ग्रुप है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जब हम इसमें /admin ऐसे एक्सेस करेंगे तो वो पेज को एक्सेस करने के साथ साथ क्या करेगा, वहाँ पर आप नोटिस करेंगे सुपर एडमिन के अंदर में layout.js अपने आप बन जाएगा। तो आपको मेहनत नहीं करनी है बनाने के लिए, अपने आप बन जाएगा। देखिए बन गया अपने आप। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा, आप बस ये राउट को एक्सेस कीजिए और वो पेज अपने आप बना देगा। तो ये सुपर एडमिन का जो लेआउट है ये बाहर बन गया। अब आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं page.js के अंदर का काम कर लेता हूँ, ठीक है, page.js के अंदर का काम कर लेता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बेसिकली मुझे एडमिन इसका चाहिए, बट इसके अंदर पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पेज पूरा खाली है। तो मैं इससे थोड़ा ChatGPT से लिखवाता हूँ, क्रिएट डैशबोर्ड फॉर एडमिन पैनल विथ ऑल काउंट रिकॉर्ड्स इन अ कार्ड सच एज students, such as total student, total admission, total course payments etc। इसको थोड़ा हिंट दे देना है, ये अपना उसको बना के दे देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक डैशबोर्ड का पूरा पेज बना के दे दिया, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए बस, और इसका एक अलग कंपोनेंट बना के दे सकते हैं। तो UI में जाकर आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना सकते हैं या एक फ़ाइल बना सकते हैं जिसका नाम आप इस डैशबोर्ड रख सकते हैं। सिंपल है, देखो dashboard.jsx और ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका एक पेज बन के तैयार हो गया, जिसको आपको page.js में RAFC लगाकर कंपोनेंट बना दीजिए और इस पेज के अंदर में आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये हो गया डैशबोर्ड। और इसका हेडर कहाँ जाएगा, एडमिन हेडर कहाँ जाएगा, वो लेआउट में जाएगा, ठीक है। तो लेआउट में आपको बॉडी के अंदर में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। तो हम इसमें डैशबोर्ड का पेज को डिज़ाइन कर लिए हैं और हम इसको क्या अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए बिना CSS का दिख रहा है, कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें CSS लिंक नहीं है। जैसे ये global.css आप देख रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही आपको इस बाहर वाले सुपर यूज़र में भी इस तरह का एक CSS फाइल बना लेना है ताकि इसमें CSS टेलविन का इंटीग्रेट कर सके। तो हम इसका नाम admin.css रख लेते हैं और इसके अंदर में वही कोड डाल देते हैं जो इसमें डाला हुआ था, और इसको layout.js में ये layout.js के सामने रख लेना है। मेरा पेज के अंदर चला गया था, तो अभी हम यहाँ पे इंपोर्ट लाइन लिख देंगे और ये इंपोर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए इंपोर्ट, उसके बाद ./admin.css। तो ये सिंपल तरीका होगा टेलविन को इंटीग्रेट करने का। आप देख सकते हैं ये पूरा पेज डिज़ाइन चेंज हो गया है। तो ये टेलविन का डिज़ाइन है जो मैंने ChatGPT से करवाया है, और इसके लेआउट में यहाँ पर एडमिन हेडर को बुला लेंगे, एडमिन हेडर, और ये एडमिन हेडर यहाँ पे आ गया। ये देखिए, तो एडमिन के पैनल का जो हेडर है वो भी तैयार हो गया है, और इसके अलावा ये जो बॉक्सेस हैं ये भी तैयार हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा CSS रहता है रूट वगैरह का, इसको हटा दीजिएगा तो आपका जो ये स्ट्रिपिंग हो रहा है ये नहीं होगा, नॉर्मली ये ठीक ठाक दिखेगा, ठीक है। तो ये पेज है जो डैशबोर्ड का पेज रहेगा और इसमें बाकी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम इसके बाकी चीज़ों को। जैसे कि सबसे पहले ये करना है कि कोर्सेज़ को ऐड करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चाहते हैं ये कि स्टूडेंट न्यू एडमिशन ले तो वो दिखे, इस तरह की चीज़ें हम लोग करना चाहेंगे। और ये होम पेज है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे लॉगिन, रजिस्टर, ये सब चीज़ें करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए डैशबोर्ड का तो पेज डिज़ाइन करवा लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले मंगूज़ को इंस्टॉल कर लेंगे और मॉडल्स को डिज़ाइन करेंगे। तो मंगूज़ को इंस्टॉल करने के लिए npm i मंगूज़, ठीक है, इस तरह से इंस्टॉल करना है। अगर आप देख सकते हैं तो मंगूज़ इस तरह से इंस्टॉल होता है। देखिए
ये ODM है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल की तरफ से काम करता है, और ये इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन रीड करके दिखा देते हैं आपको हम कहाँ पे कैसे करना है, बहुत आसान रहेगा। मुझे इंटरनेट कनेक्शन का दिक्कत है, तो मैं देख लेता हूँ क्या बात है। हाँ, ये ठीक हो गया। तो देखो, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मुझे कंप्लीट करना है और उसके बाद काम को आगे बढ़ाना है। तो npm i मंगूज़, और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा हो रहा है। और सबसे बाहर के फ़ोल्डर में हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेंगे मॉडल्स के लिए। तो सबसे बाहर हमने बना लिया, ये फ़ोल्डर है। और सबसे पहले इसमें यूज़र मॉडल, ठीक है, .js। और आप सबको पता है कि यूज़र मॉडल हम इससे भी बनवा सकते हैं। तो क्रिएट यूज़र मॉडल फॉर नेक्स्ट ऑथ। तो यूज़र मॉडल नेक्स्ट ऑथ का ध्यान रखते हुए ये बनाएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बना दिया इसने। ठीक है, बस इसको इंपोर्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन चेंज होगा, वो ये है कि हम लोग मॉडल बनाएंगे बट इस तरह से नहीं, थोड़ा चेंज करेंगे। देखो, तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल मॉडल्स। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हुआ मॉडल्स डॉट यूज़र, और नहीं मिलता है तो मॉडल डॉट ये वाला लाइन, मॉडल क्रिएट कर दो। ठीक है, तो ये मॉडल है, इसमें नेम है, ईमेल है, इमेज है और क्रिएटेड ऐड है। पासवर्ड वगैरह भी डालना है, तो हम जो भी कॉलम है वो सब डालेंगे, जैसे पासवर्ड, और इसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा, और ये कॉमा लास्ट में। पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। पासवर्ड नलेबल भी हो सकता है, मतलब गूगल वगैरह से लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम लोग इमेज, जो कि ऑप्शनल होगा, और इसमें यूनिक, और इसमें आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो वैलिडेशन कैसे होता है। वैलिडेट ईमेल, देखिए कैसे करेगा। वैलिडेट ईमेल इन यूज़र मॉडल, इस तरीके से देखिए पूरा वैलिडेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, खैर अभी फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी रहेगा, और यूज़र मॉडल मेरा बन के तैयार हो गया। ठीक है, आगे का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को फॉर्म बनाना पड़ेगा लॉगिन के लिए भी, और रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर लिंक ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होम पेज का ये है, पहले तो ये सारे पेजेस को हटा देते हैं क्योंकि बहुत सारा पेज खुला हुआ है। तो सबसे पहले हमें ना इस जगह पे आते हैं, यूआई में आप देख सकते हैं पब्लिक में होम हेडर, यहाँ पे कुछ लिंक लगा देंगे हम इस तरीके का, और रजिस्टर और लॉगिन। ठीक है, अब बाद में इसमें काम करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए 2 लिंक तो हम तैयार कर लिया है। npm rundev मंगूज़ तो इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद हमको ये करना है। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट को हम एक बार चेक कर लें। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दोनों लिंक आना चाहिए, और हम इस दोनों के लिए अलग अलग पेजेस बनाएंगे, जो कि मेरा अभी फ़िलहाल सुपर एडमिन में नहीं, बाहर अंदर वाला यानी पब्लिक पैनल पे बनेगा। पब्लिक पैनल में हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे, सबसे पहले लॉगिन, और इसके अंदर उसका पेज .js, जो कि लॉगिन का पेज डिज़ाइन करेगा। और इसी तरीके से रजिस्टर का पेज होगा, तो उसके लिए भी फ़ोल्डर होगा साइन अप, ठीक है, या रजिस्टर, और उसके अंदर में फ़ोल्डर पेज का नाम होगा पेज .jsx। ठीक है, और इसके अलावा हमको API भी बनाना है, तो वो उस पर हम लोग बाद में काम करेंगे। तो ऐप फ़ोल्डर के तीनों फ़ोल्डर से बाहर हम API बनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे ChatGPT को कहते हैं कि तुम
क्रिएट लॉगिन पेज कंपोनेंट, ठीक है, और वो पेज कंपोनेंट को बनाएगा। देखो तो ये सारा काम लगभग मेरा कर लेगा, ठीक है। तो मैंने इसे काम करवाया है। मैं आपको एक एक कोड को समझा भी दूंगा कैसे काम में लिया है मैंने। लॉगिन का जो पेज है वो कंपोनेंट के तौर पे बनाना है, तो UI नाम का जो फोल्डर है उसमें हम लॉगिन फॉर्म .jsx नाम से बना लेते हैं, ठीक है। आप इसका नाम, कंपोनेंट का नाम चेंज करके लॉगिन फॉर्म कर देंगे ताकि हम इसी नाम से इंपोर्ट करें। 2 स्टेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ईमेल और पासवर्ड। हम सब जानते हैं कि Next.js में ऐसा कंपोनेंट यूज़ करने के लिए यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा, और ये लिख दिया। इसके बाद हैंडल दोनों चीज़ों से वैल्यू को सेट कर रहा है, और सबमिट का बटन है, ठीक है। इसमें क्या होगा एक्चुअली ये हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। तो नॉर्मली हैंडल सबमिट फंक्शन है जिस पर क्लिक करने के बाद सबमिट होगा, और सबमिट होने के बाद क्या होगा फीचर में, उसका फंक्शन के बारे में बाद में उसका डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना बना लेते हैं। और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक एक करके चीज़ समझा देता हूँ। स्टेट यहाँ पे 2 बना हुआ है, इसके बाद 2 फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग स्टेट में डेटा स्टोर कर रहे हैं, और सबमिट करने पर ये वाला फंक्शन चलेगा। ये सिंपल है, और सिंपल सा डिज़ाइन हम लोग इसको तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ मेरा लॉगिन का पेज। इसके अलावा हमको रजिस्टर का पेज भी बनाना है, तो इसके लिए भी फॉर्म तैयार करना होगा कि लिख देते रजिस्टर फॉर्म .jsx, और रजिस्टर फॉर्म कंपोनेंट बना देंगे। ऑल्सो क्रिएट रजिस्टर कंपोनेंट फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म कंपोनेंट विथ API कॉलिंग, ठीक है। ये मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ ताकि वो मुझे इस सारी चीज़ों के साथ दे दे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसने पूरा मुझे सारा चीज़ दे दिया जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं रजिस्टर कंपोनेंट को यहाँ पर इस जगह पे आता हूँ, और ये देखिए इसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड 3 कॉलम है। इसके अलावा आपसे यहाँ पर सारी चीज़ों को ऑन चेंज में पूछा जा रहा है। ओह सॉरी, ये पूरा हुआ नहीं था, मैंने कॉपी कर लिया, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि जो मैंने नाम सॉरी यहाँ पे नहीं डालना है, एक कंपोनेंट जो मैंने बनाया था ये वाला में डालना है, यहाँ डालना। इसमें क्या हुआ है वो देख लेते हैं। 3 स्टेट है, आप देख सकते हैं यहाँ 3 स्टेट है। यूज़ क्लाइंट, ठीक है, 3 स्टेट है, और 3 स्टेट के नाम है नेम, ईमेल और पासवर्ड। एक्सयूएस का ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग को मिल गया था। इसके में सबमिट होने के बाद ये हमको दिखा रहा है कि हम लोग यहाँ पर API फेच कर रहे हैं, बट हम इसमें थोड़ा चेंजेस कर लेंगे और अपने अनुसार इसको बना लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है मेरा हैंडल सबमिट फंक्शन, और हर जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑन चेंज करके फंक्शन डाला हुआ है, सब फंक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है, और इससे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन का पेज बना लेंगे, ठीक है। इस पेज का कंपोनेंट को यहाँ कॉल करना है रजिस्टर के अंदर में, ठीक है, RAFCE। और यहाँ कॉल करने के लिए हमको सिंपली लिखना है क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद W' flex1 और फ्लिक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जस्टिफाई सेंटर, बस हो गया। इसके अंदर में एक विथ बनाना है, विथ क्लास W'1/2 इस तरीके का, और यहाँ पे हम रजिस्टर फॉर्म को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पहले रजिस्टर फॉर्म को देख लेते हैं। तो इसके लिए एक्सेस करने के लिए हमको /register लिखना है, और मेरा ये पेज एक्सेस होगा। देखो ये पेज है मेरा जो एक्सेस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये चीज़ हम नोटिस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसने डिज़ाइन पूरा एक पेज का दे दिया। हाँ ऐसे ही है। तो मैं कोई डिज़ाइन के बिना ही रजिस्टर कंपोनेंट को कॉल कर देता हूँ। ये सारा कोड आपको गिटहब पे मैं दे दूँगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, ताकि आप इसको कोड को भी एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से आपको लॉगिन पेज की ज़रूरत है, RAFCE, और लॉगिन पेज को भी आप ऐसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन फॉर्म, ठीक है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने लॉगिन का पेज को यहाँ पे रेंडर कर लिया। एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहाँ पे नाम गलत हो गया था, लॉगिन फॉर्म नाम हो गया था, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट किया और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जिसके बाद मेरा पेज तैयार हो गया। अब हम अपने यूआई की मदद से यूआई फोल्डर में होम यहाँ पे 2 चीज़ें स्लैश करके लगा देंगे, जिससे हम इस पेज को एक्सेस कर सकें, रजिस्टर। और इसको एक्सेस करने के लिए हम लगाएंगे स्लैश लॉगिन। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब ऐसा कर रहे हैं तो हम है ना पेज को रिफ़्रेश नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए लगाएंगे कंपोनेंट लिंक, जो कि नेक्स्ट.जेएस का कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश नेविगेट। तो ये बेसिकली लिंक है और इस टैग को हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, इस ए टैग को लिंक से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और ये यहाँ से आउटपुट में कोई एरर नहीं होगा और आप पेज को एक्सेस आराम से बिना पेज रिफ्रेश कर सकते हैं। ये अभी मुझे अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? ठीक है, वो एक्चुअल में गलती ये था कि नेक्स्ट स्लैश लिंक से इंपोर्ट होता। मैंने उसको क्लिक करने, देखो फास्ट रिफ्रेश हो रहा है, बिना पेज रिफ्रेश हुए लिंक चेंज हो रहा है। और आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि हम होम पेज पे आ जाए, तो इसके लिए हमको ये वाला चेंज करना होगा, लिंक करना होगा और स्लैश, इसका मतलब होम पेज पे आना हुआ। और यहाँ पर हम लोग ए टैग को हटा के लिंक लिख देंगे। देखिए होम पेज पे आ गए और रजिस्टर पे क्लिक करने से रजिस्टर पेज पे गए, लिंक पे क्लिक करने से लिंक पे चले गए। तो बहुत इजी सेटअप हो गया और आसानी से हम इसको डिज़ाइन कर लिया। अब इसके बाद हमको ज़रूरत है लॉगिन के पेज के फंक्शन वगैरह बनाने की, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम इसका एपीआई तैयार कर लें। तो एपीआई तैयार करने के लिए हमको एक फ़ोल्डर बनाना होगा, जो कि ऑब्वियसली एप्लीकेशन फ़ोल्डर के डायरेक्ट अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ एपीआई, और उस एपीआई फ़ोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर बना रहा हूँ रजिस्टर एपीआई के अंदर रजिस्टर स्लैश route.js, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से मेरे नेक्स्ट.जेएस के ट्यूटोरियल को पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। route.js से यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ऐप का एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। अब इस एपीआई को बनाने के बाद हम इसको सारी चीज़ें इसका करेंगे कि लॉगिन होने में क्या क्या चीज़ चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक ये चीज़ होगी। इसके अलावा एक और फोल्डर चाहिए होगा ऐप फोल्डर के अंदर, या बाहर भी दे सकते हैं हम, तो बाहर दे देंगे हम इसको। इसका नाम ही रखेंगे यूटिल्स, ठीक है। और इसमें हम कनेक्शन डाल देंगे, तो उसका नाम रख लेते हैं connectdb.jsx, ठीक है। और कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है। बट अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले हम राउट बना लेते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश जस्ट इसके बाद कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट असिंक्रोनस फंक्शन, और फंक्शन का नाम, क्योंकि मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट, तो फंक्शन का नाम भी होगा पोस्ट सिंपली, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डीबी कनेक्शन चाहिए होगा, अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं डीबी कनेक्शन होगा यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे ट्राई कैच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कैच में क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्ट लगाना है और इसमें से अवेट लगाकर डेटा को अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो डेटा को अलग अलग करने का मतलब है कि मेरे पास डेटा आ रहा है बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट में, और उसको अलग अलग करने के लिए हम तीनों कॉलम को नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और ये अवेट लगाकर हम इसमें लिखेंगे req.json। इसके बाद हम लोग आगे का काम जो करेंगे वो ये है कि हम लोग यहाँ पर यूज़र को फाइंड आउट करेंगे इस ईमेल आईडी से कोई यूज़र है या नहीं। तो इसका नाम रख लेते हैं यूज़र, वेरिएबल का नाम, और मॉडल का नाम है यूज़र मॉडल। उसको इंपोर्ट करेंगे फाइंड वन से हम लोग ये काम कर सकते हैं, बस अवेट लगाना इसमें ज़रूरी है। और इसके फाइंड वन में हम लिखेंगे क्या इस ईमेल नाम से कॉलम में डेटा है, अगर है तो ठीक, अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यूज़र पहले से है तो ये बेसिकली रिटर्न करे कि भैया देखो ऐसा है कि पहले से ही आपके पास इस ईमेल आईडी नाम का है, हम रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये हम रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स
नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेएसऑन, ठीक है। और ये एक बेसिकली डेटा है जो कि मुझे रिस्पॉन्स में चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट रिस्पॉन्स का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने बोला कि देखो ऐसा है कि मैसेज मेरा ये है कि ऑलरेडी ईमेल आईडी ये वाला एग्जिस्ट है और हम इसको आगे लेके नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग है ना क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ एल्स में आएंगे और लिखेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट लिखने के बाद लिखेंगे हैश्ड पासवर्ड अवेट बिक्रिप्ट। अब आपको एक बिक्रिप्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि आपको इंक्रिप्शन चाहिए पासवर्ड में, इसलिए आपको यहाँ पे बिक्रिप्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो BCRYPT बिक्रिप्ट JS ये आपको चाहिए होगा। आप सिंपली इसमें इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इस तरीके से कॉपी करेंगे और यहाँ लगा देंगे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। ये देखिए लगा दिया मैंने, और ये यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट BCRYPT फ्रॉम बिक्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बिक्रिप्ट को यूज़ करना है डॉट हैश, आपको हैश कर देना है। हैश किसको करना है, तो देखो ऐसा है कि पासवर्ड को करना है, पासवर्ड को करना है तो कितने कैरेक्टर में करना है वो बता दीजिए, हैशिंग, ठीक है। तो ये सॉल्टी मेथड में 10 डाल दिया। इसके बाद हम नीचे लिखते हैं अवेट, और हमको अब यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र मॉडल डॉट और उसके बाद हमको क्रिएट, ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं हम, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको नेम चाहिए, जो नेम आएगा वो, ईमेल चाहिए, ईमेल आएगा वो, हैश पासवर्ड कॉलन हैश पासवर्ड, ठीक है। ये तीनों कॉलम के साथ ये डेटा क्रिएट हो जाएगा। और मुझे याद आ रहा है कि मुझे एक मॉडल भी ऐड करना है, वो है रोल का, ठीक है। यानी इसी से लॉगिन एडमिन का भी कराएंगे और इसी से हम लोग यूज़र का भी कराएंगे। तो इसलिए हम यहाँ रोल लिखा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे पास है, ठीक है। तो हमको इसलिए इंसर्ट करने के टाइम में नहीं लिखना है, ठीक है, चलेगा। तो रोल हो गया। इसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मैं इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट रिस्पॉन्स को मैं क्यों इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इंपोर्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम Next.js / मुझे Next.js का वेबसाइट खोल लेना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हमको आया क्योंकि ये ऑटो हिंट में नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ सर्च कर रहा हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये देखिए ये वैल्यू है नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ये पता नहीं इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है। ये देखिए ये है इसको इंपोर्ट करने का तरीका। मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स .json क्या रिस्पॉन्स देना है वो देख लेते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स देना है कि ये जो सबसे पहले तो मैसेज दे देते हैं। मैसेज हो गया कि यूज़र या रजिस्टर सक्सेसफुली, सक्सेस, ठीक है। इसके अलावा हमको और क्या चाहिए, तो ये सक्सेस बताने के बाद हम इसका स्टेटस डाल देंगे, जो कि कॉमा देके यहाँ पे आ जाएगा, स्टेटस 201, ठीक है, हो गया। तो नॉर्मली ये बेसिकली मेरा बनके तैयार है। और इसके अलावा अगर कोई एरर आता है तो कैच काम करेगा, कैच में एरर आएगा और एरर को हम लोग हैंडल करेंगे आराम से। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स .json और इसमें मैसेज होगा। मैसेज क्या होगा कि जो एरर है वही मैसेज, उसका मैसेज अब 500 का स्टेटस, यानी HTTP कोड जो है 500 जाएगा।
ये पूरी तरीके से हम तैयार कर लिया है। अब इसमें हमको डेटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत है, तो हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए हम यूटिल्स के अंदर में एक फाइल बनाया है कनेक्ट डीबी करके। ठीक है, उसको यूज़ कर लेंगे और इसके अंदर में हम सिंपली एक एक्सपोर्ट फंक्शन बनाएंगे, असिंक्रोनस फंक्शन, और इसका नाम रखेंगे डीबी कनेक्ट डीबी ऐसे नाम रखेंगे। और इसमें हम लोग छोटी ब्रैकेट के बाद पैरामीटर डाल देंगे। ठीक है, पैरामीटर डालने के बाद हम लिखेंगे ट्राई और फिर सारे कनेक्शन का कोड। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये सब चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको मंगो डीबी का URI चाहिए। इसको स्टोर करने का जगह होता है, उसके लिए आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है .local.env। ठीक है, .local.env अब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, या .env.local होता है। ठीक है, env फाइल बना के डाल सकते हैं आप, .env बना के डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको URL डाल देना है। ठीक है, तो URL आएंगे कहाँ से, इसके लिए आपको मंगो डीबी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, उसको आपको यूज़ करना है। देखिए, अब आप ये कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। तो ये आपका URI यहाँ से उठकर ये डेटाबेस कनेक्शन लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। process.env से आप एक्सेस कर सकते हैं, ये आपने एक्सेस कर लिया और उसके बाद कैच, और जो भी एरर होगा वो कंसोल कर देंगे। ठीक है, error.message। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरर। ठीक है, और यहाँ पे हमको बेसिकली इसमें कुछ रिटर्न चाहिए नहीं होता, तो हम लोग वो रिटर्न देंगे नहीं। नीचे एक्सपोर्ट लाइन लगाएंगे, कंसोल एक्सपोर्ट, और हम इसमें डिफ़ॉल्ट, और मेरे फंक्शन का नाम है कनेक्ट डीबी, इस तरह से। हालांकि ये एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हमको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं लिखा होता तो हम लिखते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तब यही हो गया। तो नॉर्मली मेरा यहाँ पे बहुत अच्छे से बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सेस कराएंगे डेटाबेस कनेक्शन को। तो यहाँ लिखेंगे अवेट, या आप ट्राई के अंदर डाल सकते हैं अवेट और कनेक्ट डीबी। ठीक है, सिंपल। तो आपका जो ये कनेक्शन है ये इस्टेब्लिश कर दिए हम लोग। API को अब हम लोग यूज़ करेंगे। API कैसे यूज़ करेंगे, रजिस्टर फॉर्म के अंदर में यहाँ पर सब डेटा आने के बाद हम लोग यहाँ पे API यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो API यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट फेच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, अवेट, और ये पोस्ट मेथड की जगह पे लिखेंगे फेच, और ये /API/register, यही है API, और यहाँ पे हम आपको डालेंगे बॉडी। हालांकि आप ईमेल में बॉडी डाल सकते हैं, इसके अलावा मेथड, लेकिन इसमें हम लोग को इस तरह से नहीं जाना होता है। मुझे याद है कि इसमें हम लोग को पहले कर्ली ब्रैकेट को इस तरह से फॉलो अप करना पड़ता है और इसमें मेथड बनाना होता है, मेथड के बाद बॉडी वगैरह आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सही है, आप डाल दिए, आपका रिस्पांस हुआ, और इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना होगा। तो अगर इंसर्ट हो जाएगा तो फिर हमको रीडायरेक्ट करा देना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, रीडायरेक्ट के लिए हम अपना प्रोसेस लिख ही देते हैं। तो इसी के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्स्ट राउटर यूज़ राउटर। ये जो यूज़ राउटर है ये नेक्स्ट.js आना चाहिए, बट सपोर्ट ही नहीं दे रहा नेक्स्ट.js यूज़ राउटर। अब हम यहाँ पे से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़ राउटर फ्रॉम नेविगेशन, इस तरह से। ठीक है, तो ये ईज़िली हम यहाँ पर यूज़र राउटर नहीं लिखना है, यूज़ राउटर लिखना है, सॉरी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जहाँ पे भी हम लोग को रीडायरेक्ट कराना है वहाँ रीडायरेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे राउटर डॉट पुश, और बताएंगे कहाँ जाना है। तो /login में जाना है, रजिस्टर के होने के बाद वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं, चेक करने का टाइम आ गया है।
तो हम ये पेज को फॉर्म फिलअप करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सादिक, यहाँ rock@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड रॉक। ये क्या हुआ? तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये मुझे देखना पड़ेगा। कंसोल में मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मंगो क्लाइंट इज़ नॉट डिफाइंड, ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। डेटाबेस कनेक्शन ही चेक कर लेते हैं पहले। ओ मंगूज़ क्लाइंट, ये देखो बहुत बड़ी गलती। मंगूज़ ये मुझे इंपोर्ट करना था। और ये मंगूज़ का कनेक्शन गलत। अब ठीक हो गया, ठीक है। लॉगिन के पेज पे तो आया है, लेकिन रीडायरेक्ट वगैरह चेक करके, खैर हमको सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि मैं डेटाबेस में गया कि नहीं गया। तो हम इसको जाएंगे, यहाँ देखेंगे। ये तो मैं गलती कर दिया, मैंने तो डेटाबेस का नाम भी नहीं मेंशन किया। खैर हम अपने कनेक्शन में वापस जाते हैं, यहाँ पे और स्लैश लगा कर लिख देते हैं कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम CMS, ठीक है। इस नाम का डेटाबेस फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे अब पेज को दोबारा से एक्सेस करना होगा, तो मैं दोबारा रजिस्टर पेज में जाऊँगा और डेटा फिल करूँगा, ठीक है, और सबमिट करूँगा। लॉगिन के पेज में आना मतलब कि सब कुछ ठीक लग रहा है। एक बार डेटाबेस का नाम देख लेते हैं, CMS आया कि नहीं आया। देखो CMS आ गया यहाँ पे, और CMS में यूज़र आया कि नहीं आया। देखो यहाँ यूज़र भी आ गया। बहुत ही बढ़िया, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने रजिस्टर का काम पूरा किया। सबसे पहले यहाँ पे ये काम कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगिन के ऊपर, ठीक है।